दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी से सेविंग तक। जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो जॉब में हैं, जिनकी हर महीने एक फिक्स इनकम आती है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है हर महीने शिद्दत से कंटिन्यूअस बेसिस पे सेव करना और इन्वेस्ट करना। हम अपने खर्चों में खो जाते हैं, हमारे पास बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, कोई मेडिकल बिल आ जाता है। अगर हम थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा भी कर लेते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा आ जाता है, ताऊ के घर में शादी पड़ गई या किसी रिलेटिव के घर में कुछ बीमारी हो गई या हमारे घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा खर्चा आ गया कि वो सेविंग फिर से ख़त्म हो जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि हम हर एक साल बाद उसी स्क्वायर वन पे क्यों आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या गाइडेंस होता है, क्या प्रोसेस होता है कि अगर आपकी सैलरी लिमिटेड है, अगर आपकी अंधी सैलरी, अंधी कमाई नहीं है, तो कैसे हम अपने आप को अच्छी ज़िंदगी देते हुए, कुछ सेविंग करते हुए और इन्वेस्टमेंट करते हुए अपनी रिटायरमेंट के बारे में और फ्यूचर के वेल्थ के बारे में कैसे प्लान कर सकते हैं। कैसे प्लान कर सकते हैं कि हमें जब घर लेना हो तब हम घर ले पाएँ, जब बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो हम बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे निकाल पाएँ, जब हमें गाड़ी लेनी हो तो हम गाड़ी ले पाएँ। वो प्लानिंग कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में समझेंगे इत्मीनान से। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। हम इन फिनेंशियल प्लानिंग की जर्नी में सबसे पहला स्टेप जो होता है और जो मैं बार बार कई सारे वीडियोस में ये गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी इनकम को समझना। अब एक होता है आपका ग्रॉस इनकम सीटीसी, जो आपको कंपनी आपके ऑफर लेटर पर देती है। दूसरा आपका नेट इनकम है। ग्रॉस इनकम में वो सारी चीज़ें, पीएफ इंक्लूडेड होता है, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं और आपके टैक्सेस उसमें से कुछ कट जाते हैं, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस का कट जाता है। आपके पास नेट इनकम हमेशा कम आता है। तो जब आपको प्लानिंग करनी है, कभी भी ग्रॉस इनकम के हिसाब से प्लानिंग नहीं करनी है, आपको प्लानिंग हमेशा नेट इनकम के हिसाब से करनी है। अब जब प्लानिंग करते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1 होता है, हमें अपनी सैलरी को बाइफरकेट करना कि किस चीज में कितना हमें खर्च करना है। मान लीजिए आपकी जॉब लगती है और अभी आपकी इनकम मान लीजिए 50,000 रुपए महीने की है या 10,000 रुपए है या किसी की 1,00,000 रुपए है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, 10,000 रुपए हर महीने की इनकम लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं। तो पहला फॉर्मूला, पहला सूत्र आपको याद रखना है, गोल्डन, जिसको हम लोग गोल्डन फॉर्मूला बोलते हैं, ये है 50-30-20 का रूल। अब 50-30-20 के रूल में 50 क्या है, 30 क्या है, 20 क्या है, ये पहला स्टेप है 50-30-20 का रूल फॉलो करना। 50 है हमारे नेसेसिटीज के लिए या जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो जरूरी है, जिनके बिना काम नहीं चलेगा, वो चीज़ों के खर्चे में हमें अपनी सैलरी का, अपनी मंथली इनकम का 50% खर्च करना होता है। ये समझना है कि ये नेसेसिटीज हैं क्या। अगर आप एक घर खरीदा हुआ है आपने, तो उसकी जो ईएमआई है वो आपकी नेसेसिटी में आएगी। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो उसका रेंट नेसेसिटी में आएगा। दूध का खर्चा है, फ्रूट्स का खर्चा है, सब्जी का खर्चा है, घर का राशन आना होता है, बच्चे की फीस जानी होती है। जो ऐसी चीजें हैं जिनके बिना आपका काम नहीं चलेगा और वो बेयर मिनिमम होती है, वो सब कुछ आपकी इस 50% में कवर होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए है तो 50,000 रुपए में ये पूरा कवर होगा। अगर 50,000 रुपए है तो 25,000 में कवर होगा। अगर 10,000 रुपए है तो 5,000 रुपए में कवर होगा। दूसरा 30% है वांट। अब वांट में क्या कवर होता है, हर ऐसी चीज जिसकी जरूरत तो आपको पड़ती है, लेकिन अगर वो ना भी हो आपकी लाइफ में तो चलेगा,
मतलब आपका काम चल जाएगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, थोड़ी सी लग्जरी बनाने के लिए, दूसरों का देखा देखी, समाज सोसाइटी का देखा देखी, आपको लगता है ये चीज़ें होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी की ईएमआई जा रही है, वो आपका वांट है, वो आपकी नेसेसिटी नहीं है। आप बस में जा सकते थे, टैक्सी में जा सकते थे, ऑटो में जा सकते थे, लेकिन आपने गाड़ी खरीदी, वो आपकी वांट है। अब आपने महीने में आप एक बार 2 बार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कोई ट्रिप प्लान करते हैं, अपने लिए जो बेसिक कपड़े हैं उससे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। ये सब कुछ आपके वांट में आएगा, जो बहुत नेसेसिटी नहीं थी, बहुत ज़रूरी नहीं थी, लेकिन इसे आप 30% में, अब आपको लगेगा कि इसको 50% के बजाय हमने इसको 30% क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर तो करना चाहते हैं कि हम महीने में एक बार मूवी देख के आएँ, एक बार 2 बार बाहर खाना खा के आएँ, कुछ पैसे इकट्ठा करें और हम उससे एक ट्रिप बनाएँ, कहीं पर घूम के आएँ। आपको फ़ोन लेना है, आपके पास एक फ़ोन है जो चल रहा है, लेकिन अब आप उससे बोर हो गए हैं। आपको लगता है कि नहीं, अब तो मुझे एक नया फ़ोन लेना है, आईफ़ोन का नया लॉन्च हुआ है, पुराने वाले और सस्ते हो गए हैं, मुझे वो खरीदना है। मुझे एक 50,000 रुपए का फ़ोन लेना है, 1 लाख रुपए का फ़ोन लेना है। अभी पुराने फ़ोन से आपका काम चल रहा है, तो वो आपकी वांट था, और शायद आपका जो नेसेसिटी है वो पूरा हो जाता है एक नॉर्मल से 10,000 रुपए के फ़ोन से भी, लेकिन आपको 50,000 रुपए का फ़ोन लेना है। तो इसी 30% में से आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने सेव करिए, और पैसे बचाने के बाद उससे आप अपना फ़ोन लीजिए। तो ये सारी चीज़ें वांट में आती हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। 80% लोग जो वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। 20% है आपका सेविंग या इन्वेस्टमेंट। जब भी आपके महीने की सैलरी आती है, पैसे आते हैं, बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले उसका 20% निकाल के आपको हटा देना है कि ये 20% तो आपके पास थे ही नहीं, ये 20% तो आपके पास है ही नहीं, ऐसा सोच लेना है। और जब आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं और उसको ऑटोमेट कर देते हैं, तब आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो समझिए कि आपकी इनकम 80,000 रुपए ही आती है। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो ये मान के चलिए 40,000 रुपए ही आपके बैंक अकाउंट में हिट होते हैं। सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जब आपने ये सेविंग करी और आपने 50-30-20 के रूल के हिसाब से आपने बजट बना लिया, अब बजट बनाने के बाद आपको क्या करना है, या तो कोई एप्लीकेशन यूज कर लीजिए जो एक्सपेंसेस करने वाला। मेरा प्रिफर्ड तरीका है, मैं एक्सेल यूज करता हूं। आप चाहे तो डायरी और पेन पेपर भी यूज कर सकते हैं। आपको एक ऐसे एक्सेल बनाना है, या डायरी और पेन पेपर के हिसाब से भी आप बना सकते हैं। क्या करना होता है, आप यहां पर लिखते हैं इनकम, नीड, वांट, सेविंग। ठीक है, अब आपकी इनकम आ गई, से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, या चलिए कोई मुझे गाली नहीं दे, मैं इसको 50,000 रुपए कर लेता हूं। मान लीजिए आपकी इनकम है 50,000 रुपए, तो आपको नीड वाले सेक्शन में 25,000 रुपए डालने हैं। अपने वांट वाले सेक्शन में कितना डालना है, 15,000 रुपए डालने हैं, और इसमें डालने हैं 10,000 रुपए। अब होगा क्या कि जब आप महीने का हिसाब लिखते हैं कि हर महीने, मतलब आप कुछ कुछ सामान लेकर आ रहे हैं, दूध, दही, फल, सब्जी, रेंट पे कर रहे हैं, बच्चों की फीस जा रही है, कुछ भी, ये सब कुछ इसी में से माइनस होगा। -1,000, -2,000, इसमें से ही कम होगा, और आपको ये 25,000 के अंदर ही ब्रैकेट में रखना है। अब आपकी ईएमआई जा रही है, फोन आपने लिया है या कुछ गाड़ी ली है, उसकी ईएमआई इसमें से जा रही है। और ये 10,000 रुपए आए जिस दिन आपकी सैलरी आई, 7 तारीख को आती है, तो ये 8 तारीख को 10,000 रुपए गए एसआईपी में।
SIP की जगह पर अगर आप कुछ और यूज़ करते हैं, कोई और इन्वेस्टमेंट टूल यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ वो पैसे गए। तो ऐसे आपको एक एक्सेल बनाना है या पेन पेपर पर डायरी पर बनाना है, मैं एक्सेल यूज़ करता हूँ, और आपको वो सेविंग करनी है हर महीने रेगुलर लगातार। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम कुछ पैसे तो बचा लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम पैसे बिल्कुल बचा नहीं पाते, हम कुछ पैसे तो बचा लेते हैं, 5,000 रुपये हर महीने, 10,000 रुपये हर महीने, 2,000 रुपये हर महीने। कुछ समय तक फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे वो पैसे वहाँ पर यूज हो जाते हैं, लग जाते हैं, फिर से हम आ जाते हैं स्क्वायर वन पे, जीरो पे। उसके लिए हमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है, 3 चीजें हमें करके रखनी है, और वो 3 चीजें क्या क्या है? पहला, हमें टर्म इंश्योरेंस लेना है। पहला हमें टर्म इंश्योरेंस लेना है। दूसरा, हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। तीसरा, हमें इमरजेंसी फंड बनाना है। अब जो आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे, वो टर्म इंश्योरेंस आप अगर नीड वाले पैसे में से बचा के ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर नहीं ले पा रहे हैं तो सेविंग मत करिए। सेविंग के पहले से सबसे पहले आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। मतलब आप इतनी सारी प्लानिंग कर रहे हैं घर वालों के लिए, मर गए तो क्या होगा? मर गए तो कम से कम घर वालों के लिए आप एक बैकअप छोड़ के जाएंगे। आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा ये पैसा, लेकिन आपके एब्सेंस में उनको और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए इंश्योर करेगा। दूसरा, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया। बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। एक बार अगर बंदा एडमिट हो गया और किसी ठीक ठाक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, अब जैसे मैं यहाँ पर नोएडा में रहता हूँ तो मुझे आइडिया है, आप किसी हॉस्पिटल में एक बार चले गए और 2 दिन 3 दिन के लिए एडमिट हो गए किसी भी चीज़ के लिए, छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए, 1.5 से 2 लाख रुपए का बिल बनना ही बनना है। तो जितनी सेविंग आपने करी थी ओवर द पीरियड ऑफ अ ईयर और 2 और सो, वो पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर आपका चला गया। हेल्थ इंश्योरेंस आपको जरूर लेना है, और ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए कैसे कैसे लेना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। मैंने एक वीडियो भी डेडिकेटेड बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तीसरा, इमरजेंसी फंड आपको बनाना है। जो आपका टर्म इंश्योरेंस लेना है, आपको अपनी इनकम का, जो आपकी इनकम है ईयरली, उसका कम से कम 20 गुना लेना है। जैसे अगर आपका पैकेज मान लीजिए 10 लाख के आसपास है, तो आपको 2 करोड़ का लेना है, और अगर 20-25 साल के आप हैं तो मतलब 600-700 रुपए महीने में मिल जाएगा आपको टर्म इंश्योरेंस। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस कितने का लेना है? आइडियली 5 लाख का तो लेना ही लेना है। 10 लाख का आप ले सकते हैं तो बहुत बेहतर है, उससे ज्यादा ले सकते हैं तो और बेहतर है, लेकिन 5 या 10 लाख रुपए का तो लेना ही लेना है। अगर आपका परिवार है, आप है, साथ में आपकी वाइफ है, पार्टनर है और बच्चे हैं, तो एक फैमिली फ्लोटर भी इतने अमाउंट का ले सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अलग लेना है, अपने और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अलग लेना है, क्योंकि प्रीमियम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तीसरा है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कम से कम आपको बनाना है अपनी जो नीड है। ये हम लोग अभी ऊपर बात कर रहे थे ना कि टोटल सैलरी को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये जो नीड वाला सेक्शन है, जो मिनिमम आपको खर्च करने के लिए चाहिए ही चाहिए, उससे कम में तो काम ही नहीं चलेगा ना। आप खाना तो नहीं बंद कर सकते, रेंट पे ना तो नहीं बंद कर सकते, बच्चे की फीस तो नहीं बंद कर सकते। तो जो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है, उस मिनिमम रिक्वायरमेंट का, नीड वाले अमाउंट का, जो आपका नीड है उसका कम से कम 6 गुना, 6 टाइम आपको लेना है। इमरजेंसी फंड बनाना है। इस इमरजेंसी फंड को आप एफडी में रख सकते हैं या लिक्विड फंड में रख सकते हैं, और एफडी में जब रखें तो छोटे बैंक में रखें, स्मॉल बैंक। ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा देते हैं। अगर आप और आपकी वाइफ दोनों रह रहे हैं तो अपनी वाइफ के नाम पे, फीमेल्स के नाम पे अगर आप एफडी करेंगे तो बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें मिलता है। अच्छा, ये तो हो गया स्टेप 2 कि आपको ये करना है टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड। उसके बाद आपको जाना है, जंप करना है अगले चीज पे। अब स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में
हम लोग जो सेविंग कर रहे थे, जो 20% आपका अमाउंट था, उस 20% को अमाउंट को कैसे डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, मतलब सेविंग की जो प्लानिंग है वो कैसे करेंगे, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। 80% लोग जो वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। सेविंग की प्लानिंग करने के लिए आपको 3 हैक है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना है आपको। पहला, गोल डिफाइन करना है। गोल जब आप डिफाइन करते हैं, गोल का मतलब होता है कि किस पर्पस के लिए, किस तरीके का फंड, कितना फंड हमें चाहिए उसके लिए। जैसे मान लो गोल हो सकता है कि मुझे घर खरीदना, उसके लिए कुछ पैसे जुटाने हैं, ये कोई गोल नहीं है। गोल है कि मुझे 1 करोड़ का घर खरीदना है, उसके लिए मुझे 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करनी है। तो गोल होगा अगले 3 सालों में 20 लाख रुपए घर खरीदने के लिए मुझे चाहिए। तो ये आपका गोल हो गया। ये गोल से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कितना रिस्क एपिटाइट उस पर्टिकुलर चीज के लिए ले सकते हैं। तो पहला तो गोल डिफाइन करना है। दूसरा पॉइंट है, ये इसी में सब पॉइंट है, मतलब सेविंग की जो प्लानिंग कर रहे हैं इसमें पहला तो गोल डिफाइन करना है। दूसरा, सेगमेंटेशन करना है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि अपने गोल्स को अलग अलग चीजों में बांटना है, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बांटना है। तो मान लीजिए आपने पहला गोल लिया ये 20 लाख रुपए घर के लिए, मान लो 3 इयर्स में। दूसरा गोल है 2 लाख रुपए कार के डाउन पेमेंट के लिए 2 साल में। तीसरा गोल है 25 लाख रुपए बच्चे की पढ़ाई के लिए, और से फॉर एग्जाम्पल 10 साल में या 15 साल में। एक और आपने गोल डिफाइन किया, वैकेशन प्लान करना है आपको जब आपकी 10th मैरिज एनिवर्सरी होगी, उसके लिए 5 लाख रुपए 5 साल में। ठीक है, अब ये 4 गोल आपने डिफाइन कर लिए। अब इन 4 गोल को हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में और मिड टर्म में हम लोग इसको करेंगे। तो ये 3 इयर्स वाला जो है हमारा, ये शॉर्ट टर्म है, ये भी शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, ये 5 ईयर है, 5 ईयर मिड टर्म मान लेते हैं। अब इसमें देखेंगे रिस्क एपिटाइट हम कितना ले सकते हैं। रिस्क एपिटाइट कितना ले सकते हैं? 20 लाख रुपए 3 साल में हमें करने हैं घर के डाउन पेमेंट के लिए। अब अगर घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसे ज्यादा जुट जाए तो बहुत अच्छी बात है, जितना ज्यादा आप डाउन पेमेंट दे दें तो उतना और बेहतर है। लेकिन अगर बिल्कुल पैसे नहीं जुट पाए, मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे चल गई, तो हम 3 साल के बजाय 4 साल में घर ले लेंगे। तो इसमें रिस्क एपिटाइट इज गुड, रिस्क इज गुड, रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। 2 लाख रुपए कार के लिए चाहिए। कार में भी वही सीन है कि मतलब अगर 6 महीने 1 साल आगे पीछे करना पड़े तो हम कर लेंगे। तो ये भी शॉर्ट टर्म का है, लेकिन इसमें भी रिस्क एपिटाइट मेरी अच्छा है, मतलब रिस्क मैं ज्यादा ले सकता हूं। 25 लाख रुपए पढ़ाई के लिए चाहिए, है तो लॉन्ग टर्म गोल, लेकिन इसमें रिस्क नहीं ले सकता मैं। मतलब बच्चे की पढ़ाई तो मैं नहीं बोल सकता ना कि आज नहीं कल कर लेना, अगले साल एडमिशन ले लेना। वैकेशन मिड है, लेकिन रिस्क तो इसमें मैं ले सकता हूं। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ बोलती नहीं यार 10th एनिवर्सरी है तो हमें जाना ही जाना है, हम उसमें रिस्क नहीं लेंगे, तो मैं इसका रिस्क मीडियम ले लूंगा। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 20 लाख रुपए 3 साल में शॉर्ट टर्म रिस्क है, इसको मैं डालूंगा स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में डालूंगा। और रिसर्च करने के लिए स्मॉल कैप कैसे करते हैं वो बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं, वो डालूंगा। कार लोन के लिए ये भी मैं स्मॉल कैप में डालूंगा।
पढ़ाई के लिए लॉन्ग रन और बच्चे की बात है, रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहता, तो यहां पर मेरे पास ऑप्शन आएगा, या तो मैं इसको लार्ज कैप में डाल दूंगा या मैं पीपीएफ में पैसे डाल दूंगा। इन दोनों में से कोई भी एक चीज ले लूंगा। वैकेशन वाला था 5 लाख रुपए मिड टर्म, इसका रिस्क भी मॉडरेट है, तो मैं इसको मिड प्लस स्मॉल कैप में 50-50% डाल दूंगा। अब इसको और हम फर्दर रिफाइन कर सकते हैं कि इसको कितने पैसे डालें, इसमें कितने पैसे डालें, तो वो पूरा हम कैलकुलेशन करके रखेंगे। बट आपको मोटा मोटा इस तरीके से प्लान करना है और लिख के प्लान करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि किस में कितने पैसे डाल सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब एक और हैक मैं आपको देता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग किस किस चीज का? अपने एक्सपेंसेस का ट्रैकिंग। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक करने में मदद करते हैं, आप उनका यूज ले सकते हैं। अदरवाइज मैंने स्टार्टिंग में जो आपको एक्सेल शीट बताई थी, आप उसको डायरी पेन और पेपर में भी लिख सकते हैं। मैं एक्सेल यूज करता हूं तो वहां पर एक्सपेंसेस मैं ट्रैक करूंगा एवरी मंथ। महीने में एक बार लास्ट में बड़े बैठ के कितने पैसे आए, कितने पैसे कहाँ गए, कहाँ पर ज़्यादा गए, कहाँ पर फालतू गए, ये सब पूरा बैठकर आप एनालाइज कर सकते हैं। एक्सपेंसेस। दूसरा इन्वेस्टमेंट, ये भी एवरी मंथ हमें जो परफॉर्म कर रहा है फंड, आपकी उम्मीद के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चलने दीजिए। उम्मीद से बेहतर परफॉर्म कर रहा है उसमें और अच्छी बात है, चलने दीजिए। उम्मीद से कम कर रहा है तो उसमें आपको पैसे निकालने हैं, और जो उम्मीद से बेहतर कर रहा है वहां पर पैसे डालने हैं आपको। तो इस तरीके से एक मोटा मोटा आपको इनिशियल कि हम सैलरी से कैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है आपके लिए। साथ ही साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।